जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। आज हम बात करते हैं 12th क्लास के चैप्टर नंबर 4 की पॉलिटिकल साइंस की, जिसका नाम है दल और दलीय व्यवस्था। इस चैप्टर में हम आज पढ़ेंगे कि भारत में आज़ादी के बाद किस प्रकार से प्रथम सरकार आई, किस प्रकार से चुनाव आयोग का निर्माण किया गया, किस प्रकार से प्रथम 3 आम चुनावों में कांग्रेस को जीत हासिल हुई, किस प्रकार से कांग्रेस का विभाजन हुआ आर और ओ में। अगर हम इस चैप्टर को जानना चाहते हैं तो हमें कुछ इतिहास में आना पड़ेगा। हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की, जो 1914 से 1918 के बीच में हुआ। उसी का ही बीज सेकेंड विश्व युद्ध के लिए बोया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1939 से 1945 के बीच में हुआ। जब सेकेंड विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो विश्व के सामने एक कोल्ड वॉर आ गया, जिसको शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। उस समय विश्व में 2 महाशक्तियां थी। एक साइड पे था यूएसएसआर, जो कि साम्यवादी विचारधारा का एक सूत्र था। एक था पूंजीवादी विचारधारा का सूत्र, जिसका नाम था अमेरिका। ये दोनों ऐसी विचारधाराओं के बीच में, अर्थात शीत युद्ध के समय जो 1945 से लेकर 1991 तक का ये जो समय पीरियड था, इसी समय ही भारत को आज़ादी मिली है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हुआ। अर्थात आज़ादी के समय विश्व की 2 महाशक्तियों के बीच में पूरा विश्व बटा हुआ था। एक पूंजीवाद था और एक साम्यवाद था। जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के सामने, आपने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था जो आपके फर्स्ट टर्म में आ चुका है, कि आज़ादी के समय में 3 मुख्य चुनौतियां थी। एकता के सूत्र में बांधना, सभी का एक समान विकास करना, इसके साथ था लोकतंत्र की स्थापना करना। अर्थात जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत में इन्हीं 3 मुख्य चुनौतियों के साथ साथ अन्य चुनौतियां भी थी। जैसे कि अगर आप लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं, अगर भारत में लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं, तो लोकतंत्र आज तक इतने बड़े मुल्क के ऊपर, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन के ऊपर कभी भी सफल नहीं हो पाया था। तो यूरोपियन मुल्क का यह मानना था कि भारत एक ऐसी लोकतंत्र की स्थापना करने की कोशिश कर रहा है जो कि इम्पॉसिबल है। अभी अभी जस्ट हमें आज़ादी मिली है, और आज़ादी हमें किस बेस पे मिली है कि भारत के 2 हिस्से हो गए, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारे के साथ हुई। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा 3 हिस्सों में हुआ। हाँ जी, एक साइड पे पूर्वी पाकिस्तान रहा, बीच में भारत रहा, फिर पश्चिमी पाकिस्तान रहा। आपकी स्क्रीन पे आ रहा हुआ है, जो पूर्वी पाकिस्तान है उसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, और जो पश्चिमी पाकिस्तान है जो स्क्रीन पे आ रहा है आपका, उसको आज हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। और बीच का जो हिस्सा है वो है भारत। अर्थात आज़ादी के बाद भारत का भी 3 भागों में हिस्सा हुआ। जो हिस्सा हुआ है वो जातीय आधार पे हुआ है, वो धार्मिक आधार पे हुआ है। अर्थात वो जो बंटवारा हुआ है वो एक बहुसंख्यक के आधार पे हुआ है। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अभी भारत का विभाजन जातीय आधार पे हुआ है और उसके जस्ट तुरंत बाद ही भारत में चुनाव करा दिया जाए, और हमें एक ऐसी अपेक्षा की जाए उस चुनाव से कि चुनाव सांप्रदायिक रहे? क्या ऐसा पॉसिबल है? इन्हीं सब बातों का उत्तर जानने के लिए हम आगे की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले क्या था, जब भारत का विभाजन हो गया था तो भारत ने के सामने 2 मुख्य चुनौती थी। पहले थी 3, परंतु उनमें से अभी हम 2 की बात करते हैं। एक थी लोकतंत्र की स्थापना करना। लोकतंत्र की स्थापना करना क्योंकि भारत ये चाहता था, ना तो वो पूंजीवाद में जाना चाहता था, ना वो साम्यवाद में। भारत ये चाहता था कि भारत का खुद का एक लोकतंत्र हो, अर्थात यहाँ सभी व्यक्तियों से मिलकर बनी हुई एक सरकार हो। तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए सबसे पहले एक चीज पे सहमति थी कि लोकतंत्र जब स्थापित किया जाएगा तो उसको किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। अर्थात हमारे पास एक स्वतंत्र चुनाव आयोग होना था, जो कि भारत में इतनी बड़ी पॉपुलेशन का चुनाव करवा सके। तो सबसे पहले चुनाव आयोग का निर्माण किया गया, जो कि जनवरी 1950 के अंतर्गत किया गया। चुनाव आयोग एक ऐसा स्वतंत्र निकाय होता है जो कि अनुच्छेद 324 में जिसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत में इसमें एक मुख्य तथा 2 अन्य सदस्य होएगी, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पुट किया जाता है कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? जी हाँ, जिनका नाम है सुकुमार सेन। तो सुकुमार सेन की अध्यक्षता में भारत में प्रथम चुनाव को करवाया गया। अब इस चुनाव को करवाने के लिए बहुत ज्यादा समस्या सामने आई। पहली समस्या ये कि ये जो चुनाव होना चाहिए वो एक स्वतंत्र तथा एक निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। दूसरी समस्या ये थी कि भारत में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के ऊपर ये चुनाव किस प्रकार से किया जाए।
तीसरी समस्या थी कि चुनाव को करवाने के लिए एक चुनाव सीमा, एक चुनाव क्षेत्र को निर्धारित किया जाता है। जैसे आपके क्षेत्र में भी चुनाव का वोट होएगा कि एक क्षेत्र के ये, एक क्षेत्र का ये, एक क्षेत्र का ये। इसी के साथ साथ इनको करवाने के लिए हमें वॉलंटियर की आवश्यकता थी, अर्थात चुनाव आयोग को ऐसे बहुत सारे वॉलंटियर की आवश्यकता थी जो इस चुनाव कार्य को सफलतापूर्वक करवा सके। भारत में प्रथम जो चुनाव हुआ था वो 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1952 तक हुआ, इसीलिए इसे फरवरी 1952 के चुनाव के नाम से भी जाना जाता है। वैसे एक बार ये क्वेश्चन केबीसी में भी आया था कि प्रथम आम चुनाव कौन से मंथ से लेके कौन से मंथ तक हुआ था, और इसे 1952 का चुनाव के नाम से भी जाना जाता है। चुनाव आयोग के सामने मुख्य चुनौतियां थी जो मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी एक बार बताना चाहता हूं। जैसे उस टाइम पे 17 करोड़ 30 लाख लोगों ने वोट दिया था, अर्थात 17 करोड़ 30 लाख ऐसे व्यक्ति थे जो 21 साल से ऊपर थे और पहली बार एक लोकतंत्र सरकार की स्थापना करने जा रहे थे। इसके लिए उस टाइम पे चुनाव आयोग ने, जो कि सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त थे, उनके द्वारा 62 करोड़, हाँ जी 62 करोड़ के आसपास चुनाव के जो चुनाव चिन्ह है, चुनाव पत्र को छापा गया था। चुनाव आज के टाइम में क्या होता है, आज के टाइम में ईवीएम मशीन के थ्रू चुनाव होते हैं, जो कि उसमें ऑप्शन होता है कि आपको जिस भी सरकार को चुनना है आप उसके सिंबल को चुन सकते हो। परंतु उस टाइम पे ऐसा कोई टेक्नोलॉजी तो हमारे पास उपलब्ध नहीं थी, परंतु उन चुनाव पत्र के द्वारा ही, बैलेट पेपर के द्वारा ही चुनाव होते थे, जिनको 62 करोड़ की संख्या में छापा गया था। इसी के साथ साथ उस टाइम पे लगभग 10 लाख व्यक्तियों को चुनाव के लिए प्रशिक्षण दिया गया था, एक प्रकार की ट्रेनिंग दी गई थी। फरवरी 1952 का चुनाव जब खत्म हुआ उसके बाद कांग्रेस को भारी सीटों से विजय प्राप्त हुई, जो कि पहले चुनाव में 489 सीटों में से कांग्रेस को 361 सीटें हासिल हुई। उसके बाद जो दूसरा चुनाव हुआ उसमें भी कांग्रेस को 494 सीटों में से 371 सीटें हासिल हुई। इसके बाद जो तीसरा मुख्य चुनाव हुआ उसमें भी कांग्रेस को 361 सीटें हासिल हुई। दूसरे और तीसरे मुख्य चुनावों की जो टोटल सीटें थी वो 494 थी, जिनमें से 371 और 361 कांग्रेस को सीटें हासिल मिली दूसरे चुनाव और तीसरे चुनाव में। कांग्रेस की इस जीत के कई मुख्य कारण हो सकते थे, जैसे कि पहला कारण था कि उसमें कई करिश्माई ऐसे लीडर थे जिन्होंने कांग्रेस को ऊंचाइयों तक ले गए थे, जैसे लाल बहादुर शास्त्री है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इंदिरा गांधी एक्सेट्रा। इसी के साथ साथ कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी थी। कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में की गई थी, जो कि 27 से 29 दिसंबर के बीच में हुई थी। बॉम्बे में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। हम कह सकते हैं कि सबसे पुरानी पार्टी होने के कारण इसको जीत मिली है, और इसमें करिश्माई नेता थे इसलिए इसको जीत मिली है। थर्ड पॉइंट पे हम ये भी कह सकते हैं कि इस पार्टी एक सुसंगठित पार्टी थी, अर्थात इसमें नरमपंथी के विचारधारा वाले भी थे, गर्मपंथी विचारधारा भी थे, इसमें वामपंथी के लोग भी थे, इसमें दक्षिणपंथी के लोग भी थे। इसके साथ साथ इसमें भारत के सभी वर्ग वाले, समूह वाले व्यक्तियों को एक साथ लेके चला गया था। इसी के साथ साथ कांग्रेस में जो छोटे छोटे दल थे वो भी इस पार्टी में काफ़ी कार्यरत थे और काफ़ी सुचारू रूप से कार्य कर रहे थे। तो कांग्रेस को प्रथम 3 आम चुनावों में जीत का मुख्य कारण क्या था? एकता। इन सभी में एकता थी, क्योंकि ये एक पार्टी थी जो एक विचारधारा को लेकर चलती थी। सबसे पुरानी पार्टी, हम ये भी कह सकते हैं कि आज़ादी में भी इसका हाथ था। हाँ जी भाई, सबसे पुरानी पार्टी होगी, आज़ादी में इसका हाथ हो गया, इसमें करिश्माई नेता हो गए, वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा होगी। इसी के साथ साथ हम कह सकते हैं कि कांग्रेस में अमीर व्यक्ति भी था, कांग्रेस में गरीब व्यक्ति भी था, कांग्रेस में पढ़ा लिखा ग्रुप भी था, कांग्रेस में अशिक्षित ग्रुप भी था, कांग्रेस में मजदूर भी कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस में मालिक भी कांग्रेस के साथ थे, गांव के किसान भी थे, फैक्ट्री में कार्यकृत करने वाले मजदूर भी थे। इसके साथ साथ स्त्री और पुरुष ये दोनों ही कांग्रेस के साथ थे। इसीलिए प्रथम 3 आम चुनावों में कांग्रेस को भारी मतों से जीत हासिल हुई थी। प्रथम 3 आम चुनाव के बाद भारत की राजनीति के ऊपर एक अब काले बादल से छाने शुरू हो गए। जैसे कि हम कह सकते हैं
कि 1964 में जो कि महीना था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू एक्सपायर हो गए। जब वो एक्सपायर हुए उसके बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। वो उस समय देश के प्रधानमंत्री बने जब भारत में एक से ज़्यादा समस्या थी। जैसे पाकिस्तान की साइड से हमला हो रहा था, उस टाइम भारत में अकाल पड़ा, भारत में सूखा पड़े, और भारत के पास जो खाद्यान्न की थी वो काफ़ी बड़ी समस्या थी। ताशकंद एक समझौता हुआ जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो 10 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। कहा जाता है कि ताशकंद समझौते में ही जो लाल बहादुर शास्त्री जी है उसी दिन वो एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद भारत में एक के बाद एक जब 2 प्रधानमंत्री एक्सपायर हो गए, तो अब देश के सामने मुख्य चुनौती आई। मुख्य चुनौती ये थी कि अब भारत का प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया जाए। तो कांग्रेस में उस टाइम पे वरिष्ठ नेताओं का एक समूह हुआ करता था जिसको सिंडिकेट के नाम से जाना जाता है। उन वरिष्ठ नेताओं के समूह में के कामराज थे, एस के पाटिल थे, नीलम संजीव रेड्डी थे और अतुल्य घोष थे। कुछ ऐसे व्यक्तियों के वरिष्ठ नेताओं के समूह को सिंडिकेट कहा जाता है। भाई जब अभी 2 प्रधानमंत्री एक के बाद एक एक्सपायर हो गए, तो अब देश के सामने ये समस्या है कि देश को चलाया कैसे जाए, या देश में प्रधानमंत्री के किस व्यक्ति के पद को लेके आए। तो अब समस्या उत्पन्न ये हुई कि जो वरिष्ठ नेता थे ये चाहते थे कि मैं बन जाऊं, मैं बन जाऊं, मैं बन जाऊं, परंतु कोई भी खुल के सामने नहीं आना चाहता था। अगर कोई खुल के सामने आता तो उस दूसरे व्यक्ति को यह लगता कि ये तो लालच के लिए आ रहा है। तो इन वरिष्ठ नेताओं ने क्या करा कि नेहरू की पुत्री जो कि इंदिरा गांधी थी, उनको अप्रोच करा कि भाई आप प्रधानमंत्री के पद पे आओ। जब इंदिरा गांधी को ये लेके आए, हालांकि उनके पीछे जो सिंडिकेट था उसका हाथ था। सिंडिकेट ये चाहता था कि भाई जो नेहरू की पुत्री है, जो इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री के पद पे आएगी, एक तो वो नौजवान है, इसके साथ साथ उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए जो भी हम उनको बोलेंगे तो वो वैसे ही कार्य कर दिया जाएगा। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पे आई तो उस टाइम पे सिंडिकेट के द्वारा इंदिरा को बनाया गया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक होता है किंग, एक होता है किंग मेकर। तो सिंडिकेट के द्वारा इंदिरा को जब लेके आए तो सिंडिकेट की यह विचारधारा थी, यह मानना था कि इंदिरा के द्वारा हम देश में अपने कानून, अपने कुछ भी कार्य को करवा सकते हैं। परंतु इंदिरा गांधी ने 1 साल के अंतर्गत ही सिंडिकेट की विचारधारा वो समझ चुकी थी। अर्थात अब इंदिरा ने यह डिसाइड करा कि मुझे अब स्वतंत्र रूप से कार्य करना है और अपने देश को आगे की ओर लेके जाना है। परंतु समय के साथ साथ सिंडिकेट और इंदिरा के बीच में कुछ बातों पे कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। कुछ ऐसी बातें, ऐसे विशेष सामने आए कि सिंडिकेट और इंदिरा गांधी दोनों ही अपोजिशन होते थे। सिंडिकेट कुछ चाहता था, इंदिरा गांधी कुछ चाहता था। जैसे कि हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव 1969 में राष्ट्रपति का चुनाव आया और प्रीवी पर्स आया, 20 सूत्रीय कार्यक्रम आया, भूमि सुधार, कुछ ऐसे पॉइंट थे जिन पे जो सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में वाद विवाद का एक मुख्य कारण बने। अब हम बात करते हैं चौथे आम चुनाव की, जो कि 1967 में हुआ था। इस चुनाव को राजनीतिक भूकंप के नाम से भी जाना जाता है। अभी राजनीतिक भूकंप क्यों कहा जाता है, इसके पीछे हम कुछ जानते हैं। अभी हमने बात करी कि भारत ने एक के बाद एक 2 प्रधानमंत्री को खोया। इसके बाद भारत के सामने समस्या उत्पन्न हुई कि किसको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनाया जाए। अब समस्या यहाँ आती है कि प्रधानमंत्री के बाद भारत ने अभी दो युद्धों का सामना किया, जो 1962 में चीन के साथ हुआ, 1965 में पाकिस्तान के साथ हुआ, जिसके बाद लाल बहादुर शास्त्री एक्सपायर हो गए। 1966 में 10 जनवरी 1966 को जब वो एक्सपायर हुए तो उस टाइम पे देश में समस्या थी। समस्या क्या? खाद्यान्न की समस्या थी, मानसून की समस्या थी। ये समस्या चलती गई और चौथे आम चुनाव तक आते आते ये एक चुनावी मुद्दा बन के सामने आया, जो कि विपक्ष पार्टियों के पास ये एक अच्छा चुनाव का मुद्दा था। अब पहली बार कांग्रेस 9 राज्यों में चुनाव हार गई। 9 राज्यों में, इस 9 राज्यों में चुनाव हारने के कारण ही इसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई है, क्योंकि अभी तक जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे वो एक ही पार्टी के थे।
लेकिन अब जब प्रधानमंत्री एक्सपायर हो गए, लाल बहादुर शास्त्री ने जब 1965 में भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, तो एक टाइम पे भारत में खाद्यान्न की काफ़ी कमी हो गई थी। इसीलिए उन्होंने एक नारा दिया था जिसका नाम था जय जवान जय किसान। उन्होंने भारतीय लोगों से अपील की थी कि भारत के लोगों को एक टाइम का खाना छोड़ना चाहिए, ताकि वो एक टाइम का जो खाना छोड़ रहे हैं वो जो बॉर्डर पे हमारे सैनिक है उनको दिया जा सके, क्योंकि मानसून की असफलता की थी और खाद्यान्न की काफ़ी कमी थी। इसके साथ साथ भारत का जो निर्यात था वो काफ़ी कम हो गया था। अगर हम बात करें 1967 का जो चौथा आम चुनाव है, उसको राजनीतिक भूकंप इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 9 राज्यों में कांग्रेस हार गई। वो 9 राज्य कौन से थे? वो 9 राज्य था, पंजाब थे, हरियाणा था, यूपी था, एमपी था, केरल था, उड़ीसा था। इन 9 राज्यों में कांग्रेस को पहली बार हार का सामना करना पड़ा, जिसका रीजन था महंगाई, जिसका रीजन था मानसून की असफलता, जिसका रीजन था कि कांग्रेस में ही आपस में फूट हो गई थी। एक साइड सिंडिकेट, एक साइड इंदिरा गांधी। अब बात करते हैं कि कांग्रेस का विभाजन किस प्रकार से हुआ। कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के मतभेदों के कारण हुआ, जो कि 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव में हमें साफ देखने को मिलता है। राष्ट्रपति के चुनाव में सिंडिकेट नीलम संजीव रेड्डी को एक उम्मीदवार के रूप में खड़ा करना चाहती थी राष्ट्रपति की। इसी प्रकार से इंदिरा गांधी एक स्वतंत्र उम्मीदवार को खड़ा करना चाहती थी जिनका नाम था वीवी गिरी। राष्ट्रपति के चुनाव से पहले इंदिरा गांधी ने एक स्पीच दी। उस स्पीच में इंदिरा गांधी ने यह बोला कि आपको आपके मन की आवाज़ सुननी चाहिए, अर्थात भारत के राष्ट्रपति को आपको ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो कि राष्ट्रपति के लिए एक उचित हकदार है। तो जब चुनाव हुआ, जो सिंडिकेट जो नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में लेके आए थी, और एक स्वतंत्र व्यक्ति जो वीवी गिरी जिसके पीछे इंदिरा गांधी का हाथ था, जब चुनाव के नतीजे सामने आए तो वीवी गिरी की जीत हुई और नीलम संजीव रेड्डी हार गया। इसका सीधा सीधा अर्थ यह निकाला जा सकता है कि उस टाइम नीलम संजीव रेड्डी की हार नहीं हुई थी, हार हुई थी सिंडिकेट थी। जब ये सिंडिकेट को पता चला कि भाई वीवी गिरी के पीछे तो इंदिरा गांधी का हाथ था, तो कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन 2 भागों में हुआ। एक भाग था कांग्रेस आर, एक भाग था कांग्रेस ओ। कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। कांग्रेस आर को हम कह सकते हैं रिक्वेजिनिस्ट पार्टी और कांग्रेस ओ को हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन पार्टी। जो कांग्रेस आर का जो अध्यक्ष थे वो इंदिरा गांधी को बनाया गया, और जो कांग्रेस ओ थी वो ऑलरेडी सिंडिकेट के वरिष्ठ नेताओं का एक समूह था। तो अभी तक इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार से भारत में पहले आम चुनाव हुए, आम चुनाव के साथ साथ किस प्रकार से चुनाव आयोग की नियुक्ति करेगी, चुनाव आयोग के सामने क्या क्या समस्या थी। उसके बाद प्रथम 3 आम चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस को भारी जीत मिली। उसके बाद भारत में राजनीतिक भूकंप आया, जब एक के बाद एक 2 प्रधानमंत्री एक्सपायर हो गए। उसके बाद क्या आया कि इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी और जो सिंडिकेट के बीच में इनमें मन मुटाव होने शुरू हो गए। फिर से कांग्रेस आर और ओ में विभाजन हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।